इन सारी से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की, एक ऐसा जिला जो भारत की ऊर्जा राजधानी भी है और साथ ही सबसे ज्यादा घने जंगलों वाला इलाका भी। सोनभद्र सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एक जीता जागता संग्रहालय है, विरोधाभासों का संग्रहालय। हाँ, और स्रोत में जो डेटा दिया गया है वो सच में हैरान करता है। मतलब शुरुआत तो इसके भूगोल से ही हो जाती है। क्या आपको पता है कि ये भारत का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 अलग-अलग राज्यों से लगती हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्या बात है। मतलब एक ही जिले का 4 राज्यों की सीमाओं को छूना प्रशासनिक रूप से कितनी बड़ी चुनौती होगी। चुनौती तो है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। ये कोई साधारण लकीरें नहीं है। ये तो किसी चौराहे या किसी वेन डायग्राम के बिल्कुल केंद्र में होने जैसा है ना? जहाँ 4 अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन हो रहा हो। एकदम सही कहा आपने। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये विशाल भूगोल ही इसकी इतनी विविधताओं का कारण है। इसका कुल क्षेत्रफल 6,788 वर्ग किलोमीटर है। बाप रे, 6000 से ज्यादा। हाँ, लखीमपुर खीरी के बाद ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े पहाड़ी और जंगली इलाके को किसी एक जगह से कंट्रोल करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो इसीलिए इसे अलग किया गया होगा। बिल्कुल। दशकों तक इसे मिर्जापुर जिले के अंदर रखा गया था, लेकिन फिर 4 मार्च 1989 को इसे मिर्जापुर से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया। अच्छा, ताकि प्रशासन ठीक से चल सके। हाँ, और इसका प्रशासनिक मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में बनाया गया। और विशालता सिर्फ जमीन में ही नहीं है, यहाँ की आबादी भी काफी बड़ी है। स्रोत बताते हैं कि जनसंख्या करीब 18,62,000 के आसपास है। जी, 18,62,559 अगर सटीक आंकड़ों की बात करें। सही। और लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। साक्षरता दर 64% है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है। वो क्या? पुरुष साक्षरता करीब 75% है, जबकि महिला साक्षरता केवल 52% के आसपास है। ये अंतर काफी बड़ा है। ये आंकड़ा बहुत कुछ बयां करता है जमीनी हकीकत के बारे में। इसके पीछे कई आर्थिक और सामाजिक कारण हैं। जैसे कि औद्योगिक पलायन। बिल्कुल। सोनभद्र में भारी मात्रा में उद्योगों के कारण बाहर से पुरुष श्रमिक काम करने आते रहे हैं। इससे एक असंतुलन पैदा होता है। हाँ, और शायद इसलिए भी क्योंकि एक बड़ी आबादी बहुत ही दूर दराज के जंगली और जनजातीय इलाकों में रहती है। सही पकड़ा आपने। ऐतिहासिक रूप से वहां तक शिक्षा का बुनियादी ढांचा पहुंचने में काफी समय लगा है, खासकर लड़कियों की शिक्षा के लिए। मतलब बिजली पैदा करने में ये जगह भले ही सबसे आगे हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर अभी भी काफी काम बाकी है। एकदम सही बात है। खैर, अब जब हम विकास और उद्योगों की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैंने जब इसकी औद्योगिक इकाइयों की लिस्ट देखी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने देश के पूरे पावर ग्रिड का नक्शा ही सामने रख दिया हो। वो लिस्ट सच में बहुत लंबी और हैरत अंगेज है। हाँ, मतलब सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो 2000 मेगावाट का भारत का पहला एनटीपीसी पावर प्लांट है। हाँ। और ये तो बस शुरुआत है। जी, उसके बाद विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है जो 4760 मेगावाट बिजली बनाता है। अरे वाह। और रिहन थर्मल पावर स्टेशन भी तो है, 3000 मेगावाट की क्षमता वाला। अनपरा और ओबरा में भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं। सिर्फ बिजली ही नहीं, इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने वाले भारी उद्योग भी वहीं हैं। जैसे रेणुकूट में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम प्लांट। बिल्कुल, और आदित्य बिरला केमिकल्स जैसी बड़ी कंपनियां भी वहीं स्थित है। लेकिन एक सवाल उठता है, इतने सारे उद्योग यहीं पर क्यों? किसी ने बस खाली जमीन देख के तो कारखाने नहीं लगा दिए होंगे। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। इसका जवाब जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा है। जमीन के नीचे? हाँ। आप भूविज्ञान की बात कर रहे हैं? जी हाँ, सोनभद्र का जो भूविज्ञान या जियोलॉजी है वो खनिजों का खजाना है, खासकर सिंगरौली का इलाका जो गोंडवाना चट्टानों का हिस्सा है। अच्छा, गोंडवाना चट्टानें मतलब कोयला? एकदम सही। इन चट्टानों में भारत के कुछ सबसे बेहतरीन कोयले के भंडार हैं और यही कोयला उन विशाल थर्मल पावर प्लांट्स की भट्टियों को दिन रात चलाता है। मतलब वहीं जमीन से कोयला निकाला और वहीं ऊपर बने पावर प्लांट में डाल दिया। पूरा का पूरा सिस्टम एक ही जगह सेट है। हाँ, एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बन गया है वहाँ। और बात सिर्फ कोयले पर खत्म नहीं होती। और भी खनिज हैं क्या? करोड़ों साल पहले हुए भौगोलिक बदलावों के कारण
वहां घुरमा, बिल्ली और कजराहट जैसे इलाकों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन मिलता है। ओहो, चूना पत्थर और थर्मल प्लांट से निकलने वाली राख, ये दोनों तो सीमेंट बनाने के काम आते हैं ना? बिल्कुल सही। यही वजह है कि चुर्क में 1956 में, डाला में 71 में और चुनार में बड़े बड़े सीमेंट कारखाने लगाए गए। मतलब सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, और इसके अलावा बारी इलाके में डोलोमाइट है। अगर और गहराई में जाएं तो एंडलोसाइट, पायराइट, संगमरमर। और मैंने स्रोत में पढ़ा था कि कुछ हिस्सों में सोना भी मिलता है। जी हाँ, सोने के भी प्रमाण मिले हैं। बाप रे, मतलब ये जमीन सच में सोना और काला सोना दोनों उगल रही है। लेकिन तो इस सब का असल मतलब क्या है? आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि अगर वहाँ इतनी खदानें हैं, इतने मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट के कारखाने हैं, तो वो पूरा इलाका तो धुएं और प्रदूषण से भरा एक बंजर कंक्रीट का जंगल बन गया होगा ना? प्रकृति के लिए तो वहाँ जगह ही नहीं बची होगी। किसी के भी मन में यही तस्वीर बनेगी। और यहीं पर सोनभद्र हमें सबसे बड़ा सरप्राइज देता है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? यहाँ की जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि इतने भारी उद्योगों और दुनिया के सबसे बड़े कोयला खदानों के बावजूद सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा वनावरण और वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है। एक मिनट, क्या सबसे ज्यादा भारी उद्योग और सबसे ज्यादा घने जंगल दोनों एक ही जिले में? ये कैसे मुमकिन है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें वापस इसके विशाल क्षेत्रफल को देखना होगा। वो 6,700 वर्ग किलोमीटर वाला? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खासकर दक्षिण और मध्य का भाग विंध्य और कैमूर के पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अच्छा, तो वो इलाका इतना दुर्गम होगा कि वहां कारखाने लगाना मुमकिन ही नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, वहां की भौगोलिक संरचना इतनी कठिन है कि भारी औद्योगिकरण वहां पहुंच ही नहीं पाया। प्रकृति ने खुद को एक तरह से सुरक्षित कर लिया। क्या बात है, मतलब भूगोल ने ही एक ढाल का काम किया। जी, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 1982 में बना कैमूर वन्यजीव विहार, जो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। वहाँ काले हिरण, तेंदुए और चिंकारा जैसे जानवर पाए जाते हैं। और मुझे एक और बड़ी दिलचस्प बात मिली नोट्स में। ग्राम वन के बारे में? हाँ, यूपी का सबसे पहला ग्राम वन, जिसे वेलहत्ती कहा जाता है, वो भी सोनभद्र में ही है। ग्राम वन का मतलब है कि वहां के स्थानीय लोग खुद आगे आकर जंगलों की देखभाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और तो और खेती के मामले में भी ये जिला पीछे नहीं है। पूरे राज्य में ज्वार के उत्पादन में ये सबसे आगे है। इससे पता चलता है कि उद्योगों के साथ साथ एक ग्रामीण और प्राकृतिक अर्थव्यवस्था भी मजबूती से चल रही है वहाँ। और जब हम जंगलों की बात कर रहे हैं तो उन लोगों की बात करना भी जरूरी है जिनका जीवन इन जंगलों से जुड़ा है। वहाँ की जनजातियां। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आबादी और उनका प्रतिशत इसी जिले में है। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वही तो इन वनों के असली रक्षक रहे हैं। जी, वहां परहेया, बेगा, पंखा, पनिका, अघरिया, पटारी, भुइया और चेरो जैसी कई जनजातियां रहती हैं। स्रोत में अगरिया जनजाति के बारे में एक बहुत ही रोचक बात थी। वो लोहे वाली बात? हाँ, वो लोग सदियों से पारंपरिक रूप से लौ अयस्क को पिघलाकर औजार बनाते आए हैं। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ हिंडाल्को के आधुनिक प्लांट और दूसरी तरफ अगरिया जनजाति की पारंपरिक भट्टियां। बिल्कुल, ये कितना गजब का ऐतिहासिक कंट्रास्ट है। और बैगा जनजाति का तो जंगलों के साथ औषधीय और आध्यात्मिक संबंध है। उन्होंने इतने बदलावों के बीच भी अपने प्राकृतिक ज्ञान को बचा कर रखा है। और उनकी यही संस्कृति उनके त्योहारों में भी झलकती है। वहाँ का कर्मा लोक नृत्य काफी मशहूर है ना? हाँ, वो सिर्फ एक डांस नहीं है, वो प्रकृति की पूजा और उनके सांस्कृतिक लचीलेपन का जश्न है। और इस पूरी विरासत को दुनिया के सामने लाने के लिए वहाँ हर साल सोन महोत्सव भी तो मनाया जाता है। जी, और एक बहुत ही अच्छी पहल ये भी हो रही है कि इस संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ एक खास जनजातीय संग्रहालय या ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये तो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि जब कोई जगह इतनी तेजी से बदलती है तो सबसे ज्यादा खतरा वहाँ की मूल पहचान खोने का ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब तक हमने खनिजों की बात की, जंगलों की बात की, जनजातियों की बात की, लेकिन एक चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है, पानी। एकदम सही। कोई भी पावर प्लांट बिना पानी के बिजली नहीं बना सकता। मशीनों को ठंडा रखने के लिए अथाह जल चाहिए होता है। और इसीलिए वहाँ इतने बड़े डैम बनाए गए
गोविंद वल्लभ पंत सागर का जिक्र तो स्रोत में प्रमुखता से है। जिसे आम लोग रिहंद बांध कहते हैं। हाँ, और क्या आपको पता है कि ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब ये डैम बना होगा तो उसने पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया होगा। बिल्कुल, हजारों एकड़ जमीन डूब गई होगी ताकि ये औद्योगिक क्रांति आ सके। इसके अलावा ओबरा बांध और कन्हर नदी पर कन्हर बांध भी तो है। हाँ, ये सारे डैम मिलकर पानी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। इनका मुख्य काम बिजली संयंत्रों को पानी देना है, लेकिन इनसे पनबिजली भी बनती है और सिंचाई भी होती है। अब यहाँ पानी की बात निकली है तो एक और कमाल का विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हमारे पास करोड़ों साल पुराना अतीत है। आप सलखानजी वाष्म पार्क की बात कर रही हैं ना? हाँ, सलखान फॉसिल पार्क। स्रोत के अनुसार वहां के जीवाश्म 1400 मिलियन वर्ष पुराने हैं, मतलब डायनासोर के युग से भी पहले के। वो स्ट्रोमैटोलाइट जीवाश्म है। वो हमें बताते हैं कि धरती के शुरुआती दौर में वहाँ जीवन कैसा रहा होगा। और साथ ही वहां विजयगढ़ दुर्ग जैसी ऐतिहासिक जगहें भी हैं, मतलब अतीत तो पूरा भरा पड़ा है। जी, और दूसरी तरफ यही जिला सीधे भविष्य की छलांग भी लगा रहा है। बिल्कुल, जिस रिहंद डैम की हमने अभी बात की, उसी डैम के पानी के ऊपर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र चल रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ये सच में समय की एक अद्भुत यात्रा है। करोड़ों साल पुराने जीवाश्म से लेकर पानी पर तैरते सोलर पैनल तक, एक ही जगह पर सब कुछ। और इसमें अगर हम वहाँ के धार्मिक स्थलों को भी जोड़ लें तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। रेणुकेश्वर महादेव, शिवद्वार, मुखाफाल, अमूला भवानी धाम, ज्वालामुखी शक्तिपीठ, मतलब पर्यटन और आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है ये। बिल्कुल। और इस पूरे डीप डाइव में इतनी सारी भारी भरकम बातों के बीच, खदानें, डैम, कारखाने, स्रोत में एक ऐसी बात है जो चेहरे पर सच में मुस्कान ला देती है। कौन सी बात? इस जिले का एक जिला एक उत्पाद, मतलब ओडीओपी क्या है पता है? कोई भारी धातु या सीमेंट नहीं है, वो है कालीन। कार्पेट्स। हाँ, ये सचमुच एक बहुत ही मुलायम और कलात्मक कॉन्ट्रास्ट है। जरा सोचिए, एक तरफ मशीनों से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ कारीगर अपने हाथों से बारीक धागों से कालीन बुन रहे हैं। और सिर्फ कालीन ही नहीं, वहाँ टशर रेशम अनुसंधान केंद्र भी तो है। अरे हाँ, मतलब खनिजों की कठोरता और रेशम की कोमलता दोनों एक साथ। यही तो सोनभद्र की खासियत है। ये कोई एक सीधी कहानी नहीं है, ये कई परतों वाला एक जटिल ताना बाना है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि ये जिला भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ लेकर चल रहा है। जी, और ये इस बात की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है कि प्रकृति, संस्कृति और उद्योगीकरण एक ही जगह पर कैसे सह अस्तित्व रख सकते हैं। लेकिन इससे एक सवाल भी खड़ा होता है ना, कि क्या हम सच में विकास और पर्यावरण के बीच एक स्थायी संतुलन बना सकते हैं? ये एक ऐसी बहस है जिसका जवाब खोजना अभी बाकी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक और विचार छोड़ना चाहूंगी। वो 4 राज्यों वाली बात। हाँ, जरा सोचिए, जो जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार चारों की सीमाओं को छूती है, वहां बॉर्डर पर रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी? उनका खान पान, उनकी बोली, सब पर चारों राज्यों का मिला-जुला असर होता होगा। बिल्कुल, उनकी अपनी पहचान कितनी अनोखी होगी ना, एक ऐसी पहचान जो शायद किसी एक नक्शे में पूरी तरह समा ही नहीं सकती। एक ऐसा स्थान जिसकी अपनी पहचान ही दूसरों के संगम से बनी है। एकदम सही। एक ऐसा जिला जहां की जमीन भी उतनी ही जटिल और खूबसूरत है जितना कि उसका इतिहास। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।